नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की क्लासेस में, और फिर यूं कहूं कि डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरुआत की थी, नाम था कैपिटल गेन। आईएफएस हमारा खत्म हो गया है, तो सबसे पहले कल जो भी हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था एक बार उसको फटाफट रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ चैप्टर्स के नोट्स मैंने और प्रोवाइड किए हैं आपको, जो आपको लिंक दिया गया है उसमें टाइम टू टाइम अपडेशन हो गई है, तो आप एक बार चाहो तो उसको चेक कर लेना। ठीक है, उस लिंक में नोट्स कैपिटल गेन के भी मैंने अब प्रोवाइड कर दिए हैं, और जो एमसीक्यू हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए हैं, बाकी चैप्टर्स के भी। आईसीआई के जो एमसीक्यू हैं उनके ऊपर मैं आज कल में वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत जल्द ही, एक दो दिन के अंदर अंदर। तो तब तक आप लोग कंटिन्यू रहो, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। मैं फिर कहूंगा एक बार, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, उसमें मैं आपसे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछता रहता हूं, एमसीक्यू वाले। ठीक है, चलो बहुत अच्छे जी, फटाफट आइए। कल कल हमने देखा था कि कैपिटल गेन हमारा जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का, 8 to 10 मार्क्स का आता ही था। न्यू स्कीम है तो इस बार पता चल जाएगा मई 24 में कि ये लोग इस चैप्टर को कितनी वेटेज देने वाले हैं। सेक्शन जो शुरू होते थे कैपिटल गेन के वो 45 to 55 ए कैपिटल ए, 45 to 55 कैपिटल ए, यहां तक शुरुआत होती थी। तारीख कितनी आज? तारीख है सर 17th of Feb 2024। चलिए, हाँ जी, हाँ, जो सेक्शन थे उस इसके इसके सेक्शन थे 45 to 55 ए, 45 to 55, 44 क्यों लिख दिया हमने, 45 to 55 कैपिटल ए जो इसे के सेक्शन आते हैं कैपिटल गेन चैप्टर के। कैपिटल गेन में हमने सबसे पहले जो सेक्शन देखा था वो 45 देखा था, जो कि इसका था चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन का ये कहता था कि देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट्स, एक कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, फिर वो कैपिटल एसेट्स आपकी ट्रांसफर होनी चाहिए, और उसी साल में, जिस साल में आप उसको ट्रांसफर करो उस साल में वो इनकम आपकी टैक्स होनी चाहिए, वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। यही सेक्शन 45 कहता था। फिर हमने देखा था कैपिटल एसेट्स किसको कहते हैं। हाँ जी, फटाफट आइए, कैपिटल एसेट्स किसको कहते हैं, यही देखा था हमने। एक कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, वो ट्रांसफर होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो ट्रांसफर होना चाहिए, और वो जो कैपिटल गेन है वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स में उसने सबसे पहले हमें सारी प्रॉपर्टीज बता दी थी कि इमूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, सारी की सारी आपकी क्या है, कैपिटल एसेट्स हैं, बट इसकी एक्सेप्शन भी बाद में बताई गई थी। उसके बाद उसने बताया था कोई भी सिक्योरिटीज अगर हेल्ड करते हैं एफएफआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो क्या होगा, कैपिटल एसेट्स होगा मेरा। उसके बाद एनी राइट इन द इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट ऑफ द मैनेजमेंट और कंट्रोल, अगर आपका किसी भी इंडियन कंपनी में राइट है, राइट टू मैनेजमेंट कंट्रोल में, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एसेट्स कहलाएगा, चाहे मैं इंटेंजिबल एसेट्स बोलूं उसको। एक्सेप्शन, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन नॉट कैपिटल एसेट्स, ये जो नीचे दिए गई हैं ये कैपिटल एसेट्स नहीं होंगी। मतलब सबसे पहले उसने सबको कवर किया, फिर उसने एक्सेप्शन में कुछ पॉइंट डाल दिए। सबसे पहले था रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, आपका कैपिटल एसेट्स में नहीं आता। उसके बाद उसने शुरू किया मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का मतलब आपका घर का फर्नीचर, एसी, सोफा वगैरह सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, बट इसकी एक्सेप्शन भी क्या है, ज्वेलरी, बुलियन, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ये ऐसी चीजें हैं जो मूवेबल भी हैं और पर्सनल इफेक्ट में भी होंगी, तो भी ये कैपिटल एसेट्स मानी जाएंगी। जो कैपिटल एसेट्स है वो आपके यूज में होनी चाहिए, डेली यूज होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ज्वेलरी, ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं तो ज्वेलरी ऑब्वियसली आपकी कैपिटल एसेट्स है, आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो इस पर कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिल्वर यूटेंसिल्स है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बनारसी लाल वर्सेस सीआईटी। हाँ जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कोई भी आपके जो सिल्वर यूटेंसिल जैसे थाली, कटोरी वगैरह हो गई, ये क्या कहलाएंगे, ये पर्सनल यूज के लिए होते हैं, कैपिटल एसेट्स नहीं है। सिल्वर यूटेंसिल्स पर्सनल यूज के लिए होते हैं, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, फर्स्ट वाला पॉइंट। चलो, उसके बाद था सेल ऑफ सिल्वर कोइन। अगर सिल्वर कोइन वगैरह है, कोइन का मतलब सिक्के, सिल्वर के सिक्के हैं, बार्स हैं, गोल्ड चेन है, यूटेंसिल्स यूज फॉर द पर्पज ऑफ महालक्ष्मी पूजा,
एंड अदर फेस्टिवल्स नॉट फॉर पर्सनल यूज, इट्स ए कैपिटल एसेट्स। ये डिसाइड हुआ था महाराजा राणा हेमंत सिंह वर्सेस सीआईडी में। प्रीसियस स्टोन मेटल्स वगैरह के अगर आप अपैरल्स कपड़े वगैरह बनवा लेते हैं, फर्नीचर बनवा लेते हैं, तो वो भी क्या होगा, वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी और वो टैक्सेबल होगी। फर्नीचर में इसका एग्जांपल थ्रोन मेड ऑफ, थ्रोन मतलब वो सिंहासन, राजा की कुर्सी, थ्रोन मेड ऑफ गोल्ड प्लेटिनम डायमंड, या शर्ट आप बनवा रहे हैं डायमंड बटन के साथ, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी ज्वेलरी हो जाएगी, वो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगी। फिर ये डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कभी भी कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में नहीं आई। फोर्थ था आपका गोल्ड डिपॉजिट मोड 1999 सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये चीजें हमने आपकी कल कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की थी, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, मैंने एक चार्ट बनवाया था इसके लिए। हाँ जी, क्या तुम्हें याद है? हाँ जी बच्चा पार्टी जल्दी बताओ। ये कल हमने एक डायग्राम बनाया था कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन में एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा होता है सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन होता है जो कि शॉर्ट टर्म में होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब हमने तीन तरह की से अलग अलग तरीके से इसको बांट दिया। सबसे पहले हमने लिया फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का क्या मतलब है सर? शेयर एंड सिक्योरिटी। शेयर का मतलब क्या है? इक्विटी, प्रेफरेंस, म्यूचुअल फंड भी इसमें इंक्लूड होता है। सिक्योरिटीज में क्या है? डिबेंचर, बॉन्ड इंक्लूड होंगे। अगर आपका फाइनेंशियल एसेट्स होल्डिंग पीरियड 12 मंथ या कम है, हाँ जी, अगर आपका कैपिटल एसेट्स को होल्ड करने का टाइमिंग पीरियड 12 मंथ और लेस है फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। स्पेशल एसेट्स है, स्पेशल एसेट्स में दो एसेट्स आती थी, कौन कौन सी? नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 2 अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स, हाँ जी, ये दोनों बताए थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनलिस्टेड शेयर्स। तो इनके लिए टाइमिंग पीरियड होगा 24 मंथ या उससे कम। अगर आप होल्ड करते तो ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा। अदर एसेट्स का मतलब जैसे ज्वेलरी होगी, बुलियन होगी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग वगैरह, ये सारी चीजें अदर एसेट्स में आएंगी जिनका होल्डिंग पीरियड 36 मंथ और लेस काउंट किया जाएगा फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आपका 12 महीने से ऊपर, 24 महीने से ऊपर या 36 मंथ से ऊपर, 36 महीने से ऊपर, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ से अबव अगर जाता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। यस और नो? यस सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस दिन भी आप परचेज करेंगे उस दिन से लेके जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं। परचेज के केस में जिस दिन भी आप परचेज कर रहे हैं या फिर जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों के बीच का टाइम पीरियड आपको ओनली कंप्लीटेड मंथ लेकर चलना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर आपको कोई भी एसेट मिली है गिफ्ट में, विल में, इनहेरिटेंस में, अमालगमेशन, डीमर्जर में, तो आप प्रीवियस ओनर का भी टाइम पीरियड इंक्लूड करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो ये एसेट मिली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, आपने इसके लिए कुछ पे नहीं किया। समझ आई बात? हाँ सर समझ आई। ये एक एग्जांपल था, इसके थ्रू मैंने आपको कल वाली बात समझाई थी। आइए जी, हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ। अगर 12 मंथ में कौन कौन से? लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, दोनों के दोनों, लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिबेंचर, बॉन्ड्स अदर देन यूनिट्स ऑफ यूटीआई, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। ध्यान रखना ऊपर वाले दोनों लिस्टेड हैं, उसके बाद चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आपका 65% इक्विटी फंड होना चाहिए टोटल फंड का। और जीरो कूपन बॉन्ड चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर 24 मंथ किसके लिए चेक होगा? दो चीजों के लिए, स्पेशल एसेट्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, दोनों के दोनों, कोई भी हो सकता है, अनलिस्टेड होने चाहिए। या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, और दोनों के दोनों। अदर एसेट्स के लिए 36 मंथ होता है। ये कल मैंने होमवर्क दिया था, आप इसमें टाइम पीरियड अपना एक बार कैलकुलेट जरूर करेंगे कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है और क्या है। हाँ जी, in case of a depreciable asset always short term capital gain will arise irrespective of period of holding। उसमें कोई मैटर नहीं करता, अगर कोई depreciable asset है उसमें short term capital gain ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इसलिए शॉर्ट टर्म आएगा। लॉन्ग टर्म का जिक्र ही नहीं होगा, वो डेली या फिर कहूं हर साल अपनी एक्चुअल वैल्यू पर आ रही है, वो लॉन्ग टर्म एसेट है ही नहीं।
हाँ जी, उसके बाद हम लोगों ने ये डायग्राम एक बार देखा था, या फिर कहूँ चार्ट देखा था, जिसमें सबसे पहले लेंगे हम, अगर कोई भी आपको कैपिटल गेन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी अगर आपको कैपिटल गेन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उस केस में आप इस फॉर्मेट के थ्रू ही कैपिटल गेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर आप माइनस करवा देंगे, किसमें से, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से, उसमें से माइनस करवाएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो भी बचेगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दो चीजें आप माइनस करके चलेंगे। इंडेक्सेशन कल मैंने आपको समझाया था, आपके अटेम्प्ट के लिए 23-24 के लिए जो CII होगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वो कितना होगा, 348 23-24 के लिए, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए 348 होगा। हाँ जी बोलिए, यहां तक क्लियर है, यहीं तक हमने पढ़ा था, बोलिए। यस सर। आओ क्वेश्चन बैंक निकालो एक बार फटाफट सबसे पहले। चलिए जी, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, चलिए इसकी सेटिंग हिली हुई थी, इसको हम खोलते नहीं है, इन जनरल हम दूसरी ऐप यूज करते हैं PDF के लिए, यही इसलिए दिक्कत। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार जल्दी से देखेंगे। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कैपिटल एसेट्स, स्टॉक इन ट्रेड आपको चेक करना है। सेल ऑफ फ्लैट्स बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी, सेल ऑफ फ्लैट्स बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी नॉट ए कैपिटल एसेट सिंस फ्लैट इज द स्टॉक इन ट्रेड। कल मैंने आपको क्या बताया था, स्टॉक इन ट्रेड होगा वो कभी भी कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा। सेल ऑफ फ्लैट्स हेल्ड बाय मिस्टर एक्स एज एन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय FFIs एक्सेप्शन थी, हाँ जी एक्सेप्शन थी, वरना स्टॉक इन ट्रेड कभी भी कैपिटल एसेट्स में नहीं आता, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाला था। तो अगर FFI स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करते हैं इसमें शेयर सिक्योरिटीज में, उसको तो वो क्या होगा, कैपिटल एसेट्स हो जाएगी, स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। कैपिटल एसेट्स सिंस ऑलरेडी टोल्ड यू। सेल ऑफ कार बाय मिस्टर एक्स फॉर 10 लाख व्हिच वाज यूज्ड फॉर हिज बिजनेस पर्पस, अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तो कैपिटल एसेट्स है, CA मतलब कैपिटल एसेट्स है। सेल ऑफ पर्सनल ज्वेलरी, ज्वेलरी तो हमेशा ही कैपिटल एसेट्स है, इंक्लूडिंग है। सेल ऑफ पेंटिंग कैपिटल एसेट्स है। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल पर्पस कैपिटल एसेट्स सिंस P मतलब P क्या डाल दिया ये, कुछ शॉर्टकट ले दी थी क्या मैंने, मुझे खुद ही याद नहीं रहा। चलो इसको मैं देखकर बताऊंगा आपको एक बार, ये क्या है डेफिनेशन P की। कैपिटल एसेट सिंस P डज नॉट इंक्लूड
इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, कैपिटल एसेट्स हो जाएगी। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में कैपिटल एसेट्स हो जाएगी। एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस परमानेंटली, कैपिटल एसेट्स हो जाएगी। वो उसका एग्रीकल्चर यूज होना जरूरी है अगर आप उसको कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर करना चाहते हैं तो। बेशक वो किस में है, रूरल एरिया में है, बेशक एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन आप उसका कमर्शियलाइज यूज कर रहे हैं, इसलिए उसने उसको कैपिटल एसेट्स बना दिया है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड परमानेंटली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस सिचुएटेड इन यूरोप, वो इंडिया में होनी चाहिए। कैपिटल एसेट्स इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर वो इंडिया में है तो कैपिटल एसेट्स नहीं होती, यूरोप में है तो कैपिटल एसेट्स हो जाएगी। फटाफट एक बार इससे गो थ्रू करो, 2 मिनट लगा के एक बार पूरा का पूरा। चलें जी, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये चीजें हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ी थी। याद करो चैप्टर 3 में, याद करो चैप्टर 3 में एरियल व्यू में बता रहा था पॉपुलेशन। फटाफट एक बार इसको क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार खुद से देखो और कंप्लीट करो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। 2 आपका होगा होमवर्क। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। आइए जी, अगला जो कॉन्सेप्ट होगा आपका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चलो एक बार सेकंड नंबर देख लेते हैं सबसे पहले, या फिर अभी, हाँ जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जो जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी में रीड आउट किया था ना, एक एक करके रीड आउट करेंगे। अब हम इन पॉइंटों को एक एक करके रीड आउट करेंगे, पहले इसको 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 इसको, फिर ऐसे ऐसे करके एक एक को रीड आउट करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का क्या मतलब है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या सेल कंसिडरेशन है या कुछ और है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या सेल कंसिडरेशन है या कुछ और है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जितना भी कंसिडरेशन मिला है उसकी फुल वैल्यू आप इंक्लूड करेंगे या फिर कंसिडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हुआ या होगा बाय द ट्रांसफरर फॉर ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट्स। इट मे बी इन कैश और काइंड। कंसिडरेशन आपको कैश में भी मिल सकता है, काइंड में भी मिल सकता है। इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड देन फेयर मार्केट वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। काइंड में कैसे मिल सकता है? बार्टर सिस्टम सुना है? हाँ जी, हो सकता है आप एक कैपिटल एसेट्स के बदले दूसरी कैपिटल एसेट्स लेना चाहते हो, तो उस केस में कैश का तो कुछ आना जाना है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, सर हमने तो ना तो कैश लिया ना कैश दिया, तो किस बात का कैपिटल गेन? तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने क्या किया, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज की हैं चीजें, एक चीज के बदले दूसरी चीज। हाँ सर, उस केस पे क्या हो जाएगा, बोलो, फेयर मार्केट वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। Adequacy of consideration and receipt of consideration irrelevant for determining full value of consideration. इस लाइन को you can skip that part.
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो मोटा मोटी 3 पार्ट्स में बंटता है। कितने पार्ट्स में बंटता है? 3 पार्ट्स में बंटता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किन किन चीजों के लिए निकालेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किन किन चीजों के लिए निकालेंगे? सबसे पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे। दूसरा निकालेंगे अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, दूसरा निकालेंगे अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, और तीसरा निकालेंगे अदर एसेट्स के लिए। जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, दूसरा मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और तीसरा जो भी अदर एसेट रह गई उनके लिए मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल लूंगा। हाँ जी बोलिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3 चीजों के लिए निकलेगा। एक अनलिस्टेड शेयर्स, जो शेयर्स आपके लिस्टेड नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग और बोथ, या फिर अदर एसेट्स। 3 तरीके से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकलेगा। पहले हम इसी पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जाएंगे एक्सपेंस और ट्रांसफर पर। ठीक है जी। आइए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अदर एसेट्स की, अनलिस्टेड शेयर के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और अदर एसेट्स के लिए। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए सेक्शन लग जाएगा 50CA, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लग जाएगा सेक्शन 50C। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के लिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए फटाफट नोटबुक निकाल लो जल्दी से। हाँ जी, पेज नंबर निकालो इसका। पेज नंबर है इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 7.5 पे, 7.5 पेज नंबर निकालो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो सबसे पहले अनलिस्टेड शेयर्स का देख लेते हैं, और अदर एसेट्स का बन जाएगा सेक्शन 58। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर एसेट्स लिखो पहले, फॉर अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में बहुत सिंपल सी बात है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। वो कहता है अगर आपको जो कैश में मिला है तो ठीक है, जितना मिला उतना ही आपका क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर काइंड में मिला है, अगर काइंड में मिला है तो जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब इफ रिसीव्ड इन कैश और रिसीव्ड इन काइंड, अगर काइंड में मिला तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर कैश में मिला तो जो भी मिला वही उसकी हो जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर एसेट सेक्शन 48। कैश बैंक में लिख सकते हो ओब्लिक करके लिखना चाहो तो, और जो भी मिला वही मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चलिए जी उतारो फटाफट, उतारिए फटाफट उतारिए। चलें, चलिए साहब अदर एसेट्स के लिए हो गया। हाँ जी, अब आइए इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है साहब, इमूवेबल प्रॉपर्टी।
इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 50C, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वही लैंड बिल्डिंग है दोनों, ठीक है। इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा क्या सर? जितना भी बायर ने सेलर को दिया सारा का सारा मेरा क्या हो जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हाँ सर, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा चलता है कैश। मतलब कैश का मतलब ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जब भी खरीदी बेची जाती है तो इसमें धांधली बहुत होती है। मतलब ये जो भी उस एरिया का सर्कल रेट होगा, गवर्नमेंट रेट होगा, सिर्फ उतने पर ही वो प्रॉपर्टी बेची जाती है, जबकि उसकी वैल्यू कहीं 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 ज्यादा होती है। फॉर टेक एन एग्जांपल, आप दिल्ली में अगर कहीं पर जगह लेते हैं, वो जगह आपको मिल रही है 1 करोड़ की, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो जमीन बिकेगी 40-50 लाख की, 60 लाख ज्यादा से ज्यादा। बाकी सब कैश में होता है, सब कैश में होता है। आपके इलाके की भी जो जमीन है, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो पाएंगे कि वहां की जो वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है या सर्कल रेट है, वो कम होता है एज कंपेयर टू मार्केट रेट। जो भी एक्सेस अमाउंट होती है उसको कैश में डील किया जाता है। तो इसके लिए जो बीच में टुकड़ा पड़ा वो पड़ा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की इसमें दिक्कत आई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए। हाँ जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की दिक्कत आई। एक सेकंड होल्ड करो भाई, एक सेकंड होल्ड करेंगे। चलिए, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में देखिए, आपको ना पहले पूरी प्रोसेस समझ आनी जरूरी है। ठीक है, उतार लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 मिनट एक बार सीधे बैठो, मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ, छोटी सी प्रोसेस है। देखिए होता क्या है, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, सीए बनेंगे, तो आप हो सकता है प्रैक्टिस में जाए, हो सकता है जॉब में जाए, हो सकता है टीचिंग में जाए, कहीं भी आप जा सकते हैं, हो सकता है अपना खुद का बिजनेस बनाए, दैट्स गुड। आपने जैसे ही अपना कामकाज शुरू किया, वट एवर इट मे बी, आपके पास 2 पैसे आने शुरू हुए, तो आप क्या लोगे? आप लोगे जमीन। लेकिन जमीन का खरीद बेच तो आपको बताई नहीं गई, सिखाई नहीं गई। आपको तो सिंपल टैक्स कैलकुलेशन सिखाई गई है, और वो भी दूसरे की प्रॉपर्टी की। अपनी की जिस दिन निकालने बैठोगे उस दिन 10 बार सोचोगे सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। होता है। तो इसमें देखिए होता क्या है, पूरी पहले ना आपको प्रोसेस समझ आनी चाहिए। जब आपको प्रोसेस समझ आएगी तो आप खुद ही पता लगा लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, कैसे क्या काम होता है, कितनी मार्केट वैल्यू होती है, किस हिसाब पर इसकी पूरी प्रोसेस, पूरी चेन चलती है। जब भी आप कोई भी फ्लैट खरीदने गए सीए बनने के बाद, तो आपसे प्रॉपर्टी डीलर पूछेगा आपका रेट बताइए, आपका बजट क्या है। आप कहेंगे सर 1 करोड़ तक हम ले सकते हैं, 1 करोड़ तक का फ्लैट ले सकते हैं। डीलर आपको लेके गया किसी भी सेलर के पास जो कोई फ्लैट बेचना चाहता है, आपके और सेलर के बीच में डन हो गया कि जी ठीक है, हम ये फ्लैट 1 करोड़ का नहीं, हम आपको ये फ्लैट बेचेंगे 60 लाख रुपए का, ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के। बाकी जो 40 लाख रह गए वह हम आपसे क्या लेंगे? कैश लेंगे। क्या लेंगे? कैश लेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब होता क्या है, हालांकि ये बात पता सबको है, जो लॉ मिनिस्ट्री वाले हैं वो भी जमीन खरीदते हैं, उनको भी पता है यही चलता है। जो इनकम टैक्स वाले हैं वो भी जमीन खरीदते हैं, उनको भी पता है यही चलता है।
जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भी पता है, क्योंकि वो भी जमीन खरीदते हैं, यही चलता है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये नहीं है कि आप ये मत बोलना कि सर ये तो फिर बिल्कुल इलीगल हो जाता है। देखिए होता क्या है, जब हम पहली मर्तबा गए तो ना उसको मुझ पे भरोसा है ना हमको उस पर भरोसा, इसलिए बीच में कौन बिठाया जाता है, प्रॉपर्टी डीलर बैठाया जाता है। ठीक, अब प्रॉपर्टी डीलर बैठाया गया, उनसे कहा गया कि ठीक है जी हम आपका ये जो भी फ्लैट है हम 1 करोड़ में ले लेंगे। उसने कहा ठीक है 60 लाख मुझे किससे चाहिए, बैंक से चाहिए, और 40 लाख की मुझे नकदी चाहिए। 40 लाख की मुझे क्या चाहिए, नकदी चाहिए। मतलब वो 40 लाख खाना चाहता है, वो 40 लाख खाना चाहता है। टैक्स कितने पर देगा सर, 60 लाख पर। सारी कैलकुलेशन किस पर होंगी, 60 लाख पर। ठीक, अब यहां पर एक बीच में दिक्कत आई कि सरकार को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल किसके पास मेंटेन होती है, सरकार के पास। तो सरकार यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आई कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का क्या मतलब है, हर किसी चीज की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो होती नहीं है। कोई गाड़ी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है क्या, नहीं। फ्लैट की या फिर कहूँ जमीन की, इनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। यस सर। तो बात आई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में क्या है कि जो भी उस एरिया की वैल्यू है उसका कुछ परसेंटेज, मान लो किसी एरिया की वैल्यू 10,000 रुपीज गज है, 10,000 रुपीज पर गज। ठीक है, ठीक है जी। अब वो जो जमीन बिकेगी, अब वो जो जमीन बिकेगी वो कहां पर रजिस्टर्ड होगी, जो कोई खरीदेगा कहां पर रजिस्टर्ड होगी सर, उस एरिया के रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, तो सरकार को ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। एक के नाम पर प्रॉपर्टी थी, अब उसको दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करना पड़ता है। इन चीजों के कई जगह नाम चेंज होते हैं, कई जगह हर रजिस्टर चेंज होते हैं। तो इन चीजों के लिए सरकार आपसे जो चार्ज करती है वो करती है स्टैम्प ड्यूटी, कि हम आपसे कुछ पैसा लेंगे। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब वो काम करने वाली ड्यूटी नहीं, ड्यूटी मतलब हफ्ता, टैक्स, वसूली, कर, हम आपसे कुछ ड्यूटी लेंगे। बोले ठीक है, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन हम ले किस वैल्यू पर, ले किस वैल्यू पर। ये लोग तो क्या करेंगे, ये लोग करेंगे 1 करोड़ का फ्लैट बेचा, उसको बोल देंगे हमारा तो 10 लाख का ही बिका था, 90 लाख कैश में ले लेंगे। तो इसलिए सरकार को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और बोला कि ठीक है हर एरिया की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, हम बता देंगे, रजिस्ट्रार को पता रहेगा कि किस एरिया में जमीन की कितनी कीमत है, और उसका, उस कीमत का 5 या 6% आप स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे। तो स्टैंप ड्यूटी 5 या 6% किसका निकालो, कॉल्ड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, कॉल्ड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, सर वो वैल्यू जिसके लिए मुझे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, किसको पे करने के लिए, रजिस्ट्रार को पे करने के लिए। किस लिए, क्यों पे करनी है, क्योंकि वो सर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है एक नाम से दूसरे नाम पर, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रखता है, सब कुछ उसी को करना पड़ता है। वो इनकी फीस है 5 to 6% स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अब चाहकर भी जो सेलर है या वो बायर है वो ये नहीं कह सकते हमारा तो 1 करोड़ का प्लॉट था 10 लाख में बिका है, नहीं कह सकते, नेवर। हाँ जी, अब हम कर क्या रहे हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या है कि ये प्लॉट, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जमीन कितने पर बिकी। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को निकालने के लिए आपको बेसिकली 3 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या फिर अभी के लिए, अभी इस मोमेंट के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फर्स्ट कंसिडरेशन क्या है, एंड द सेकंड इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है। और आप इन दोनों से क्या निकाल पाएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
इस कंसीडरेशन का मतलब क्या है? इस कंसीडरेशन का मतलब है सेल प्राइस फॉर सेलर और परचेज प्राइस फॉर बायर। परचेज प्राइस फॉर बायर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी समझ आई? हाँ सर आ गई। तो कहानी में वापस आते हैं। आप नए नए सीए बने थे, आपको चाहिए था एक फ्लैट, आप गए डीलर के पास, डीलर आपको कहीं पर फ्लैट दिखाने ले गया, उसने बोला कि 1 करोड़ लागत लगेगी। अब मुझे एक बात बताओ। वो बोला ठीक है, सोचने का टाइम दो, घर पे बीवी से पूछ लेता हूँ, माँ बाप से पूछ लेता हूँ। पूछा, डील डन हो गई। बोला ठीक है जी, हमारी तरफ से डील डन है 1 करोड़ में। वो बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, कुछ मुझे अमाउंट दे दीजिए, कुछ मुझे अमाउंट दे दीजिए। कौन सी अमाउंट? टोकन मनी, ब्याना, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्याना, टोकन मनी। कि आप ये प्रॉपर्टी मुझसे खरीदेंगे। अगर विद इन टाइम लिमिट नहीं खरीदी तो वो पैसा गया बिल्कुल बर्बाद। ठीक है? हाँ जी, एक सेकंड भाई, एक सेकंड वेट। हाँ जी चलिए। तो वो जब बीच में आए, पैसा ट्रांसफर किया, तो उस दिन उनका हो गया एग्रीमेंट कि हम ये प्रॉपर्टी आपसे 1 करोड़ रुपए में खरीद लेंगे। एग्रीमेंट पूरा होता है 1 करोड़ का, जितने की भी वैल्यू होती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने किसी को जमीन बेचनी है, मैंने किसी को जमीन बेचनी है और किसी ने मुझसे जमीन खरीदनी, हम दोनों में विश्वास नहीं है। तो हमने क्या किया, ठीक है जी, आप इतने रुपए में इतने महीनों में ये जमीन मुझसे खरीद लेंगे, बदले में बयाना टोकन अमाउंट कुछ दे दिया, कैश या बैंक, जो आपकी श्रद्धा हो। तो एक तो हो गई किसकी, डेट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हुआ है हमारा, डेट ऑफ रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। रजिस्ट्री कहां पर होती है? रजिस्ट्रार के पास, तहसील में जाके, तहसील में जाके रजिस्ट्री होती है। तो आप, ये टाइम पीरियड होता है, आप यहां पर हैं, यहां पर हो गया एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट, आपका उनके साथ क्या हुआ है, एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है, बीच में कहीं जाके इसकी टाइम आती है और वहां पर रजिस्ट्री होती है जमीन की। क्या होती है? जमीन की रजिस्ट्री, डेट ऑफ रजिस्ट्री। इस दिन सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था कि ठीक है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के साथ एक डील कर रहे हैं, जो ये डील है ये 1 करोड़ रुपए की है, फला फला प्रॉपर्टी के लिए है, इतने रुपए में ये चीज बिकेगी। ठीक है, अब यहां पर डेट ऑफ एग्रीमेंट पर हो सकता है इसको जो अमाउंट मिले, कुछ टोकन मनी, वो कैश में मिले, हो सकता है वो इसको बैंक से मिले। हाँ सर, हो सकता है बिल्कुल। डेट ऑफ रजिस्ट्री पर फुल पेमेंट कर दी जाएगी। हाँ सर, फुल पेमेंट। फुल पेमेंट का मतलब जो ये एग्रीमेंट बना है, यहां पर जो एग्रीमेंट बना है ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये बना था 1 करोड़ के लिए। अब एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा यहीं पर, ₹60 लाख के लिए। उस दिन पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, पूरी डील हो जाएगी।
बात समझ आई कि नहीं आई? दो टाइप से पेमेंट दी जाती है, एक टोकन अमाउंट बयाना, एक पूरी रजिस्ट्री की अमाउंट। जब रजिस्ट्री होगी तो फुल पेमेंट, यहाँ पर कुछ पार्ट पेमेंट होगी, वो कैश में भी हो सकती है, वो बैंक में भी हो सकती है, व्हाटएवर इट मे बी। अब मुझे बताओ इस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में टाइम है? हाँ सर टाइम तो है। अब इस टाइम में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरी चेंज हो सकती है, यस और नो? हाँ सर, 2 3 4 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल हो सकता है। तो इसमें स्टैंप ड्यूटी चेंज होने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। हाँ जी। तो जब मैं किसी को जब मैं किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचूंगा तो उसमें मुझे क्या चाहिएगा? जल्दी बोलो सर। जब आप किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए बेचोगे तो मुझे उस दिन की वैल्यू चाहिएगी कि उस दिन की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, क्योंकि सरकार कहती है भाई तुम सब के सब लोग झूठ बोलोगे। मुझे पता है तुम सब लोग कैपिटल गेन को कम करने के लिए कैश में पेमेंट ले लोगे और जितनी बैंक में बोलोगे सिर्फ उतना ही, या 1 2 लाख ऊपर नीचे बोलोगे कि सिर्फ इतनी ही अमाउंट मुझे मिली थी मेरी प्रॉपर्टी सेल करने पर। तो उन्होंने कहा हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, एक नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, कि हम बताते हैं कि उस एरिया में कोई जमीन बिकेगी तो इतने रेट पर बिकेगी। मतलब आप अगर कोई जमीन बेच रहे हैं तो वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बिकती है, तो आप वो कह रहे हैं कि मिनिमम इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि इतने पर आपकी जमीन बिकी है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तक। हालांकि इससे कहीं ज्यादा बिकती है, ये गवर्नमेंट का रेट है जमीन का, ये बहुत कम होता है, इससे कई गुना ज्यादा बिकती है जमीनें, 2 2 3 3 गुना ज्यादा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो भी कंसीडरेशन मिला है वो आप बता दो कितना मिला है और उसको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करा लो। जो भी मिला है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को और उसको कंपेयर कर लो आपस में। अब तुम कहोगे अरे मुझे तो सिर्फ 60 लाख ही मिला है। मैं कह रहा हूं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही उस एरिया की 80 लाख रुपीज है, तो तुम्हें 80 लाख या उससे ऊपर मिला होगा, 1 करोड़। बोलिए। हाँ सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के केस में या फिर कहूं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप जब भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे, जब भी आप फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे, वो होगी आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगी मेरी? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि अब आपके सामने भी चिंता आई कि नहीं आई? हाँ सर क्या आई? सर अभी आपने बताया था 2 सेकंड पहले कि इनके बीच में होता है टाइम पीरियड, डेट ऑफ एग्रीमेंट में और डेट ऑफ रजिस्ट्री में 2 4 6 महीने हो जाते हैं। किसी को जल्दी लेना है तो जल्दी करवा लो। अगर सर फिर मुझे ये बताओ मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट की लूं कि डेट ऑफ रीपेमेंट रजिस्ट्री की लूं? मैं किस दिन की स्टैंप ड्यूटी लूं? क्योंकि 2 4 6 महीने का गैप है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ आया। तो मैं किस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लूं? तो आप जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट पर, किस पर? डेट ऑफ एग्रीमेंट पर कोई भी पेमेंट हुई है, चाहे पार्ट पेमेंट चाहे फुल पेमेंट, चाहे 1 रुपया, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू हुई है, डिमांड ड्राफ्ट बैंकिंग चैनल और 8 मोड जो आजकल आए हुए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इन्स के थ्रू, क्यूआर कोड, भीम, यूपीआई पे, उनके थ्रू अगर हुई है
तो उस केस में आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे डेट ऑफ एग्रीमेंट की, अदरवाइज आप डेट ऑफ रजिस्ट्री की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे। यस और नो? आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो होगा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, किसके केस में? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। अब आपके पास सामने दिक्कत आई, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में लूं किस दिन की लूंगा मैं डेट ऑफ रजिस्ट्री की लूं या डेट ऑफ एग्रीमेंट की लूं, क्योंकि दोनों दिन स्टैंप ड्यूटी अलग अलग है और मैंने तो एग्रीमेंट के डेट पर कुछ पेमेंट कर दिया, दैट मींस मेरा रेट तो फिक्स हो गया। अब आप गए मम्मी के साथ सब्जी लेने मार्केट में, सब्जी ली आपने, आपकी मम्मी ने सब्जी ली, टमाटर लिए मान लो 1 किलो, आपको बोला गया हाँ जी टमाटर छाटो इसमें से बढ़िया बढ़िया, आपने टमाटर छाट के 1 किलो तुलवा लिए, आपने उसके क्या दे दिए? पैसे दे दिए। 5 किलो टमाटर मान लो 5 किलो टमाटर थे। अब आपको भी डर, आपकी मम्मी को, कि कहीं रिक्शा वाला भाग ना जाए 5 किलो टमाटर लेके, अगर उनको कहीं और भी जाना है तो। आपने 5 किलो टमाटर लिए, ठीक है, रिक्शा में ही रखे रहे। आपने बोला कि आप थोड़ी देर में आ रहे हैं आगे से, भैया तब तक यहीं रखे रहो। आपको भी डर था, हाँ कई टमाटर लेके वो निकल ना जाए। आपने उसको कुछ पैसे दे दिए कि भैया 50 रुपए रखो, 100 रुपए के टमाटर हैं, मैं आते हुए आपको, मेरे पास छुट्टे नहीं है, मैं आते हुए आपको देती हूँ, ठीक है, आप चले गए। अब मुझे बताओ आपकी मम्मी को हो सकता है 1-2 घंटा मार्केट में लग गया हो, जो अमूमन तौर पर लग जाता है लेडीज को, घूमते घूमते। इतनी देर में मार्केट में टमाटरों की हुई कमी, उसके सारे टमाटर बिक गए उस रेडी वाले के। अब जिस रेट से आपने टमाटर खरीदा था उससे डबल रेट चल रहा है जब तक वो वापस आए। अब डबल रेट पर जब वो टमाटर चल रहा है तो आप बताओ क्या उनको डबल रेट देना चाहिए? कि आप क्या बोलोगे, भैया हम तो पहले ही रेट फिक्स करके गए थे कि इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हमसे। यस और नो? ठीक है, तो सेम यही काम इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है कि आप जो डेट ऑफ एग्रीमेंट पर रेट आपने फिक्स कर दिया, वही मान लेंगे कि वही मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। अब 3 महीने बाद मान लो रजिस्ट्री की डेट पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी चेंज, तो क्या उस टाइम पर फिर मैं चेंज वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं, मैंने तो यहीं पर फिक्स कर लिया था कि मैं ये जमीन खरीदूंगा और इस रेट पर खरीदूंगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मैं डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी लूंगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लूंगा। लेकिन एक और छोटी सी इसमें दिक्कत आती है कि अगर बाई चांस ये कैश में पेमेंट होती है, कैश का किसको पता है पेमेंट हुई थी नहीं हुई थी? आप तो बोल दो अरे मैंने उसको कैश दे दिया था उस दिन डेट ऑफ एग्रीमेंट पर। इंडिया में बैक डेट में जाके एग्रीमेंट बनते हैं, स्टैंप पेपर निकलते हैं बैक डेट में जाके, सबको पता है। तो इन्होंने कहा अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पेमेंट करेंगे, चाहे 1 रुपया कर दो, उसने लिखा है फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट इंक्लूड एनी अमाउंट, आप चाहे 1 रुपया कर दो लेकिन कुछ भी अमाउंट आपकी ट्रांसफर होनी चाहिए, तभी मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट की लूंगा, अदरवाइज मैं स्टैंप ड्यूटी लूंगा डेट ऑफ रजिस्ट्री की। ओके ओके सर, बहुत स्लो चल रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बच्चे को दिमाग घुमा देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं रहता सब चल क्या रहा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होती है, किस डेट का लेते हैं, सारा आपको पता चल गया सर, ठीक है। चलो 50C था, हाँ जी। अब मैं आपको कुछ एक अगला पॉइंट बता रहा हूं। मान लो कोई मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी खरीदी मिस्टर बी से, कितने में? 100 लाख में, 100 लाख, 100 लाख में, चलो 100 ज्यादा हो जाएगा, 100 ही ले लो, आपको समझने के लिए जरूरी, ठीक है, ठीक है सर। जबकि यहां की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, जबकि यहां की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 120 लाख, यहां की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 120 लाख। आप क्या बोलोगे?
हाँ जी, आप क्या बोलोगे? सर हम क्या बोलेंगे, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। आपने ही बोला था कि मेरी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी। अभी तो आपने बताया। हाँ मैंने बताया, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। मतलब सर ये मैंने आपको पढ़ाई एक्सेप्शन, मतलब ये आप जब भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे वो एक स्पेसिफिक केस में ही लेंगे, जैसे ये वाला केस है। इस वाले केस में ही आप लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अब मान लो ये सेल वैल्यू कितनी है 100 लाख रुपए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है 120 लाख। कितना डिफरेंस है सर? 20 लाख रुपए का डिफरेंस है, 20 लाख रुपीस का डिफरेंस है। सरकार भी ये कहती है भैया इतना डिफरेंस हो कैसे सकता है? आप क्या बोलोगे? अरे मैंने तो ना ये जमीन ना सरकार आप जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कर रहे हो 120 लाख, मैंने तो ये खरीदी ही 100 लाख में है, 100 लाख रुपीस में, तो आप तो 120 लाख गलत कह रहे हो। इन दोनों में हुई फाइट। फाइट का कुछ ना कुछ निवारण निकलना चाहिए। तो उन्होंने, सरकार ने कहा ठीक है, ठीक है। अमूमन तौर पर मुझे एक बात बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है मेरा सेल प्राइस। चार्ट देखेंगे। हाँ जी, इधर आओ। मैं जब भी क्या कैलकुलेट करूंगा? कैपिटल गेन। हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन? इसमें सबसे पहले क्या ले रखा है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सेल प्राइस। हाँ सर, सेल प्राइस में से आपने माइनस किए खर्चे, आपने माइनस किया परचेज प्राइस, माइनस किया इंप्रूवमेंट, आ गया आपका गेन। सेल में से ऑब्वियसली परचेज खर्चे माइनस किया, आपका आ गया गेन। अब मुझे बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होनी क्या चाहिए थी? सर सेल प्राइस। आपने जो कहा वही मान लेंगे। उसने कहा मैंने तो ये जमीन 100 लाख में खरीदी है, बी से। बोला यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके हिसाब से, ए के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? सर 100 लाख, 100 लाख। लेकिन किंतु परंतु स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 120 लाख। बोला ऐसा नहीं हो सकता। सरकार बोली ऐसे तो हम मारे जाएंगे। इनकम टैक्स वाले बोले हर कोई, हर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से बहुत नीचे बता देगा, बहुत अलग बता देगा। बोले ठीक है, काम कीजिए। मैं मानता हूं कि आपका और मेरा मतभेद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज का मतभेद हो सकता है। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, ये कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं कहता हूँ ये कैलकुलेटर 400 रुपए का, आप कह रहे नहीं नहीं सर हमने तो ये 250 रुपए में भी खरीदा हुआ है। मतभेद हो सकता है भैया, किसी को सस्ता, किसी को कम सस्ता, किसी को महंगा, कितने में भी मिल सकता है, मार्केट है, डिमांड सप्लाई पर काम करती है। ठीक है, वो बोले ठीक है, तुम कहते हो 100 लाख में बिकी, मैं तुम्हें 10% की छूट देता हूं। कितनी छूट देता हूं? 10% की। 10% तुम झूठ बोल लो, हम तुम्हारी झूठ मान लेंगे। तुम झूठ बोलो, सच बोलो, कुछ भी बोलो, मैं 10% तक चुप रहूंगा। अगर 10% से 10% से ऊपर बात गई फिर मैं भी नहीं कर पाऊंगा, फिर तुझे मेरी ही माननी पड़ेगी। सरकार ये बात कहती, क्या कहती है? तू जो भी कहेगा, तू जो भी कहेगा मैं उसका 10% बढ़ाकर, उसका 10% बढ़ाकर देखूंगा। अगर बढ़ी हुई फिगर के अंदर मेरी फिगर आ गई तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कतें ही दिक्कतें। जैसे इस वाले केस में कितना था सर? 100 लाख। वो कहता है ठीक है तू 100 लाख है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर? 120 लाख। कितना डिफरेंस हो गया? 20 लाख। वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर, जो भी प्राइस है उसका 110% कर दे। जो भी तू कह रहा है
तेरा सेल प्राइस जो भी है उसका 110% कर दे, कितना हो गया सर 110 लाख। अभी भी तू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है, तू झूठा इंसान है। मैं चल मानता हूं 10% का फ्लक्चुएशन हो सकता है, 10% की वैल्यू हम ऊपर नीचे करके चलते हैं, लेकिन अभी भी तू झूठ बोल रहा है। अब हमारी चलेगी दादागिरी। अब जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो होगा मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अदरवाइज मेरे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था वो क्या था, सेल प्राइस। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? मैंने रिवर्स जाके कॉन्सेप्ट दोबारा उठाया आपके लिए। मैंने क्या बोला था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, नहीं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है सेल प्राइस। बट इन एक्सेप्शनली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब? वो बोला कि बात सुन मेरी बात, अगर तेरा तू जो कह रहा है तेरी कितने में जमीन बिकी, वो कह रहा है मेरी तो 100 लाख में बिकी, तू 100 लाख का 110% कर, 110% कर। वो कह रहा कर लिया, कितना आया 110 लाख, 110 लाख, 110 लाख। अभी भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है ये, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। तो तेरी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है दैट मींस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इस क्वेश्चन में हो जाएगा 120 लाख। एग्जाम्पल, अब 3 मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब 3 आपके सामने एग्जाम्पल है, आप समझना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए कंसिडरेशन है आपका 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है आपकी 58 लाख, 52 लाख, 50 लाख। मुझे बच्चों बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल लो इस केस में। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालो, नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा अभी। हालांकि इतना कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है ये, इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है कि समझ में ही ना आए। इस पर टाइम लगाना जरूरी होता है क्योंकि बच्चों को यही समझ नहीं आता है। चलिए कंसिडरेशन कितना है 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 58 लाख, 52 लाख, 50 लाख। वो कहते हैं कि जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो आपका सेल प्राइस होगा, हम मान लेंगे। बट सेल प्राइस मतलब कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को ही हम सेल प्राइस बोलते हैं। हम मान लेंगे कि 50 लाख, इसका 110% करो, कैलसी उठाया मैंने, 50 लाख, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 110%, 55, 50 प्लस 10%, इसका 10% कितना हो 5, 50 प्लस 5, 55। तुम्हारा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 58 लाख है, दैट मींस तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। तुम्हारा 55 लाख बोल रहे हो, बढ़ाने के बाद 10% और बढ़ा लिया, फिर भी 55 पर ही पहुंचे हो। अरे 58 लाख है, दैट मींस मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा 58 लाख। इसमें कितना है 50 लाख, 10% इंक्रीज करो सर 55 लाख, दैट मींस मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कहां आ गई, इसके अंदर अंदर आ गई 55 लाख। इसका 110% कितना हो गया, हाँ जी कितना हो गया 55 लाख। 50 का 110% 55 लाख। अब चेक करो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अरे कम हो गई ये तो, फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया 50 लाख। और इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 50 50 तो 50 लाख। डाइजेस्ट करो इस चीज को, जो भी है 2 मिनट लगाकर डाइजेस्ट करो खुद से, यहीं खड़ा हूं कि सर ने क्या समझाया है, खुद समझो
टाइम लो 2 मिनट का। हाँ जी, समझ आया नहीं आया? आप कंसिडरेशन अमाउंट का 110% करेंगे, जो भी फिगर आएगी, जो भी फिगर आएगी, जो भी फिगर आएगी, आप चेक कर लो कि जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है क्या वो उसके अंदर अंदर है। 58 लाख 55 लाख से बाहर है, दैट मीन्स 58 लाख मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी। 52 लाख 55 लाख के अंदर अंदर है तो मेरा 50 लाख ही, जो आपने बोला था आप ही सच बोल रहे हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो फिर है ही। चलिए आइए बुक्स पर आइए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। Full value of consideration in case of a land building, in case of a land building held as capital assets, 50C section, if actual sale consideration ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो फिर तो मैं एक्चुअल सेल प्राइस ही लूंगा, एक्चुअल सेल प्राइस ही लूंगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो तुम्हारा कंसिडरेशन यहां पर होता 50 लाख, कितना 50 लाख, और तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती कितनी 45 लाख, तो तुम तो पहले ही सेल प्राइस ज्यादा बता रहे हो। फिर तो ठीक है, तुम्हारा जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो 50 लाख ही होगा। तुम खुद ही कह रहे हो मेरा माल 50 लाख में बिका, अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे माल की वैल्यू 45 लाख है, बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा तो 50 में बिका, तो फिर ठीक है, फिर तो 50 ही ले ले। इफ सेल कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, if sale consideration, if sale consideration is less than stamp duty value, तो आप चेक करेंगे कि इसका सेल कंसिडर, इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ये वाला केस, इस वाले केस की ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका ध्यान देना, ध्यान देना, इफ एक्चुअल सेल प्राइस इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, एक्चुअल सेल प्राइस इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो हो जाएगा मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। लेकिन एक्सेप्शन, बट इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, बट इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 110% ऑफ किसका, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो इक्वल है या कम है, ये वाला केस, ये वाले केस की बात कर रही है। अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इक्वल है या कम है 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन के, सेल कंसिडरेशन का 110% के इक्वल है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या कम है, तो उस केस में जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो मेरा सेल कंसिडरेशन ही होगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, वो मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही होगा। एग्जांपल के साथ डाइजेस्ट करो इस चीज को, जो भी समझाया उसको पहले हजम करो। हाँ जी, समझ आया? वीडियो पॉज करके समझो।
फटाफट देखिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हेन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम। इफ पेमेंट पार्ट में चाहे फुल में, पार्ट चाहे 1 रुपया, हैज बीन रिसीव्ड बाय अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये भी इसमें ऐड कर लेना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, भीम यूपीआई, ये सारी चीजें भी इंक्लूड होंगी ऑन और बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट की डेट पड़ती वही मान लेंगे। इफ नो पेमेंट इज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, कैश में मिला या पेमेंट ही नहीं हुआ, तो जो भी मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो डेट ऑफ रजिस्ट्री का ही होगा। ऑलरेडी टोल्ड यू। एग्जांपल आपके सामने है, खुद से अभी बैठ के समझो इसको, एग्जांपल अभी बैठ के, होमवर्क नहीं है, यहीं बैठ के समझो। ट्रांसफर किस दिन हुई? 1 मई को। 100 लाख सेल कंसिडरेशन है। 10 लाख रिसीव्ड बाय चेक ऑन 1st of September 2022। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्री, क्योंकि 1/5 को ट्रांसफर हुई थी, रजिस्ट्री की डेट 1/5 है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? 120 लाख, ये वाला। क्यों? क्योंकि इस दिन 1 सितंबर को मैंने कुछ अमाउंट चेक से ली थी, और 1 सितंबर क्या है मेरा डेट ऑफ एग्रीमेंट, अगला वाला देखो, 1 मई को 100 लाख, 10 लाख रिसीव्ड बाय कैश होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो होगा रजिस्ट्री पे, जो होगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्री पे, वही लेंगे। 31 मार्च 2024 100 लाख, फुल पेमेंट रिसीव्ड ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्री पर फुल पेमेंट मिली, मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट पर कुछ मिला ही नहीं, फिर नहीं मिला तो फिर ठीक है, 210 लाख हो जाएगी डेट ऑफ रजिस्ट्री की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी। बोलिए। जी सर, चलिए आइए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझ आया कि नहीं आया? फर्स्ट पॉइंट हम क्या देख रहे हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता क्या है? एक्चुअल सेल प्राइस होता है, बट 50C के केस में आप क्या करेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करके चलेंगे। जबकि इससे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैंने क्या बताया था? अदर एसेट्स के लिए सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अदर एसेट्स के लिए आपने जो भी एक्चुअल मिला वो, नहीं तो जो काइंड में मिला, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। ले तो हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू को ही लेते इमूवेबल प्रॉपर्टी में, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत धांधली होती है, बहुत काला पैसा इधर का उधर। तो उन्होंने कोशिश की है, होता अभी भी है, कोशिश की उन्होंने कि उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के थ्रू रेगुलराइज किया जाए। ठीक है, 2 चीजें कंप्लीट हुई, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की। अनलिस्टेड शेयर्स की हम लोग करेंगे। इससे आगे एक छोटा सा पॉइंट और है मेरा, जो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, इस पर कई बार ना डिस्प्यूट हो जाता है, भी हो जाता है। डिस्प्यूट किस बात का? भैया मैंने चैलेंज कर दिया, क्या चैलेंज कर दिया? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही चैलेंज कर दिया। मैंने बोला मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। कुछ कंडीशंस होती है, इसमें आएगा इसमें कि किन किन कंडीशंस में आप चैलेंज कर सकते, कब कब लगता है, या फिर इनकम टैक्स वाले खुद से आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू करवाना चाह रहे। आपने कहा अरे ये फ्लैट तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का बिका था। बोले अच्छा, इस एरिया की वैल्यू 2 करोड़ से कम नहीं है इस फ्लैट की, तुम 50 लाख कैसे कह रहे हो? बोला नहीं चेक करवाओ। उन्होंने जिद कर ली। बोला ठीक है, जिद कर ली तो ठीक है। इनकम टैक्स वाले बोले ठीक है जी, हम ये केस वैल्यूएशन ऑफिसर को दे देते, उन्हीं का इनकम टैक्स का ही होता है।
बोले उस डिपार्टमेंट में जाओ, वहां पर ये बंदा होगा, उससे इसकी वैल्यूएशन करवा के लेकर आओ। वो बोले ठीक है। वो गया उसके पास, हाँ जी मैं इस एरिया में रहता हूँ, ये फ्लैट नंबर है, इसकी वैल्यूएशन करके दे दो। वो बोला ठीक है जी, मैं घूम फिर के देख के आऊंगा, पता करके आऊंगा मार्केट में, जो भी होगा मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा, 15 दिन बाद आना। बोला ठीक है। जो वैल्यूएशन ऑफिसर गया डिसाइड करने, तो उसने देखा जो वैल्यू है, जो वैल्यू है वो ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, जो ज्यादा है, मतलब वो कह रहा था 50 लाख में बिका है, इनकम टैक्स वाले कह रहे थे 2 करोड़ में। बोला 2 करोड़ नहीं, इसकी कीमत तो 4 करोड़ है इस फ्लैट की। क्यों? क्योंकि ऊपर विराट कोहली ने ले लिया, साथ से हाईवे गुजर गया, इसके आगे पीछे पार्क व्यू है, 1 किलोमीटर पर मेट्रो स्टेशन है इसके, इसकी तो वैल्यू 4 करोड़ है। ठीक ठीक है वैल्यूएशन ऑफिसर, फिर तो रहने दे 4 करोड़, कोई दिक्कत नहीं, हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेकर चलेंगे। ध्यान देना जी। फिर जो इसकी जो ठीक है, जो हम कह रहे थे वही मान लेते, तुम ज्यादा कह रहे हो 4 करोड़, चलो छोड़ो 4 करोड़, मर जाएगा बेचारा गरीब आदमी, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वही उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेते। ठीक। दूसरा सिनेरियो, बोला जी 50 लाख कहां, 50 लाख कहां, इसकी वैल्यू तो मुश्किल से 35 लाख रुपए होगी। क्यों? पूछा उनसे, वही वैल्यूएशन ऑफिसर बता। बोला जी मैं गया, देखा गंदा नाला, साथ से गंदा नाला जा रहा है, इसके पीछे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है इसके पीछे, और 13वें माले का फ्लैट है ये। कभी भी बिल्डिंग में जाओ, जब आप चेक करो तो कभी भी 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता, अमूमन तौर पर लिफ्ट में जब आप बटन चेक करोगे 1 2 3 4 5 12 के बाद सीधा 14 आता है, 13 नंबर का माला बना हुआ है इस बिल्डिंग में, आप शुगुन मानते हैं, इसकी कीमत ही 35 लाख रुपए। थर्ड केस, तो वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर लेस देन एक्चुअल, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन कितना करता, कहता 50 लाख में बिका है, वो कह रहा है उससे भी कम है ये तो, वो कह रहा है ओ भाई तू रहने दे, तूने बहुत कम बता दिया, चल जो वो कहेगा सेल कंसीडरेशन वही हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जो एसएससी कहेगा वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान ली जाएगी। एक्चुअल सेल कंसीडरेशन क्या मान ली जाएगी? एक्चुअल सेल कंसीडरेशन। ज्यादा बताएगा तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। क्लियर? क्लियर। अब बात आई बीच में, वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर ज्यादा है एक्चुअल सेल कंसीडरेशन से। ध्यान देना, वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर ज्यादा है एक्चुअल सेल कंसीडरेशन से। दैट मींस कि एक्चुअल सेल कंसीडरेशन कितना था? 50 लाख। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, 1 करोड़ के लगभग लगभग इसकी कीमत होगी, लेकिन कम है, लेकिन कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से 1 करोड़। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, आप बाद में समझते रहना इस चीज को। 35 लाख हमने बताया है, इसका 4 करोड़ हमने बताया है, इसका 1 करोड़ हमने बताया। ठीक है, जो सेल प्राइस था इसका वो था इसका कितना? 50 लाख। जो इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वो थी इसकी 2 करोड़। अब समझ लेना। तो वो कह रहा नहीं 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 नहीं, ज्यादा है, 50 लाख तो नहीं है, ज्यादा है, लेकिन तुम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से तो कम है, 2 करोड़ तो नहीं है। ये तो 2 करोड़ बता रहे हो, नहीं 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ है, लेकिन जो ये बोल रहा है वो भी झूठ है, जो आप बोल रहे हैं वो भी गलत है, बीच बीच का है, कहीं बीच बीच का है तो कहीं तो बोल ठीक है तू अब सही बोला, अब हम जो तेरी वैल्यू है वही लेंगे। वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर। नीचे पॉइंट्स दिए हैं, फटाफट उसको अभी सॉल्व करो इन चीजों को। एक्चुअल सेल कंसीडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। एक एक करके देखो। एक्चुअल सेल कंसीडरेशन कितना है सर? 50। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 45 लाख। वैल्यूएशन ऑफिसर है ही नहीं, है ही नहीं तो ठीक है 50 लाख हो जाएगा। हाँ जी 50 लाख। क्यों? क्योंकि आपका सेल कंसीडरेशन ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, सेल कंसीडरेशन ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो उस केस में क्या होगा? सीधा के सीधा
सेल कंसिडरेशन कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, इसका 110% करो सर 55, अभी भी ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत। 50-75 वैल्यूएशन ऑफिसर और ज्यादा बोल दिया, 85 लाख कह रहा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहां, उससे भी ज्यादा है 85 लाख। बोला यार ठीक है चल, ज्यादा नहीं मारते, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तक ही रखते, कोई दिक्कत नहीं। बोला देख वैल्यूएशन ऑफिसर 85 लाख बता रहा है। बोला बाबू जी हाथ जोड़े, आप 75 ही मान लो, क्यों 85 पे जाओगे, मुझे और मरवाओगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं 75 ही रख लेते। 75 50 75 55 लाख, दोनों झूठ बोल रहे हो तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुमसे तो ज्यादा है और तुमसे कम है, तुमसे ज्यादा है तुमसे कम है, बीच में है कहीं। फिर ठीक है वैल्यूएशन ऑफिसर, बीच वाला हम तुझे मान लेते, बीच वाला हम तुझे मान लेते, जो तू कहेगा फिर सही कहे। 50 75 45 तो जो कहेगा मतलब 50 75, 50 से भी कम है यार, 45 है, ठीक है वो तू 50 कम छोड़, जो तू कह रहा है वही मान लेते सेल। चलो डाइजेस्ट करो इसको एक बार फटाफट। अब मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ कि आपको ये पक्का कंफर्म समझ आया हो। Now you will understand more. अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करेंगे पहले, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। पूरा कैपिटल गेन, इधर दे ध्यान दो इधर इधर। पूरा कैपिटल गेन मोटा मोटी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, नॉर्मल वाला कैपिटल गेन चैप्टर, जिसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म शेयर्स वगैरह, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इंडेक्सेशन, ये वाली चीजें आती नॉर्मल। दूसरा होता है एग्जम्पशन वाला, 54 सी वाला याद है, 54H 54F, जो एग्जम्पशंस आती। तो अभी हम नॉर्मल वाला कंप्लीट कर रहे हैं, पहले नॉर्मल वाला कैपिटल गेन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम एग्जम्पशन वाले पर जाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, एंड देन चैप्टर फिनिश। चले चलिए जी, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, ये आपका होमवर्क है, आप इसको रीड करेंगे, पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी पोर्शन है, आप इसको रीड करेंगे, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाहता है कवि कविता से। हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सेल प्राइस निकाल रहे हैं एक तरीके से, कैपिटल गेन चैप्टर में सेल प्राइस निकाल रहे हैं। सेल प्राइस में मैंने तीन चीजों का बताया था, एक तो अनलिस्टेड शेयर्स का, हाँ सर, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और तीसरा अदर एसेट्स का। अदर एसेट्स का मैंने बताया था, अगर कैश में मिला तो बैंक में मिला तो टेक एक्चुअल वैल्यू व्हाटएवर इट मे बी। अगर आपको काइंड में मिली अदर एसेट्स का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब चीज के बदले चीज मिली,
तो उस केस में जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू सेल प्राइस या नॉर्मल कंसिडरेशन, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, अगर सेल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो मैं चेक करूंगा 110% ऑफ कंसिडरेशन सेल प्राइस। अगर ये फिगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या उससे ज्यादा आ रही है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे कम आ रही है तो दिक्कत ही दिक्कत है। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। नो सर आपने उल्टा बोला। अगर अगर 110% ऑफ कंसिडरेशन, अगर 110% ऑफ कंसिडरेशन विदिन 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 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेल प्राइस ही मान लिया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन लेकिन अगर बाई चांस मान लो, अगर बाई चांस मान लो, बाई चांस मान लो कि मेरा उससे एक्सीड कर गया, किससे एक्सीड कर गया, 110% ऑफ कंसिडरेशन से, दैट मींस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड कर गया, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब थर्ड वन देखिए देखिए देखिए, इधर देखिए बाबूजी, इधर देखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स सेक्शन 48, इमूवेबल प्रॉपर्टी 50C, 50CA अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स का भी वैसे ही निकालना है फुल फेयर मार्केट वैल्यू, ये लीजिए एक लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अनलिस्टेड शेयर्स का। अनलिस्टेड शेयर्स का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड या अनकोटेड, अनलिस्टेड या अनकोटेड शेयर्स, इफ सेल कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, अगर उसका सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो हो जाएगा मेरा क्या, फेयर मार्केट वैल्यू, then fair market value shall be the deemed full value of consideration। बात खत्म। deemed full value of consideration क्या है, if sale consideration is not determinable, कोई दिक्कत नहीं है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लो। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, एक साथ पढ़ लेना दोनों को, मोटा मोटी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सुनो इधर 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 फोकस फोकस, मोटा मोटी हमेशा याद रखना, जब भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालो, अगर कैश में दिया होगा तो कैश ले लो, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी इससे अलग चलती है। अदर किसी भी चीज का, अदर किसी भी चीज का आप ध्यान रखना, मोटा मोटी तौर पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, अगर कैश में नहीं है तो, कैश में तो फिर जो एक्चुअल है, लेकिन शेयर्स के केस में अगर वो कैश से कम हो जाएगा तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू घुस जाता है नागवन के, वो हमने आपको बता ही दिया। तो हमारा कंप्लीट हुआ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप 5 मिनट चाहें तो जो भी मैंने आपको बताया है वो हजम कर सकते हैं, यू कैन डाइजेस्ट वट एवर आई सजेस्ट टू यू। फटाफट लगा के समझो एक बार।
हाँ जी, चले चले आइए सेकंड नंबर पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बाद, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बाद, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बाद पॉइंट आता है मेरा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर पर जो खर्च हुआ वो कैसे लेंगे? या तो आपको दिया होगा फिक्स अमाउंट, आप सीधा माइनस कर देंगे, भैया एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 50,000 रुपए ब्रोकरेज दी थी, कमीशन दिया था, एडवोकेट को फीस दी थी, कागज तैयार करवाए थे, एग्रीमेंट बनवाया था, जो फिक्स अमाउंट सीधा माइनस करवा दो। लेकिन कई बार वो परसेंटेज में दे देता। ध्यान देना, ध्यान देना, जो चीज लिखने की है वो जरूर लिखनी चाहिए जिंदगी में। लिखो, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दो तरीके से आ सकते हैं। कैसे कैसे? गिवन इन परसेंटेज, गिवन इन फिक्स अमाउंट। अगर वो परसेंटेज में दिया जाए और फिक्स अमाउंट में दिया जाए, टेक एक्चुअल, टेक एक्चुअल वैल्यू। हाँ जी, अगर वो परसेंटेज में दिया जाए, ध्यान देना, अगर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर परसेंटेज में दिया जाए तो ये हमेशा सेल कंसिडरेशन का परसेंटेज होता है, ना कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का। टेक परसेंटेज ऑफ सेल कंसिडरेशन एंड नॉट फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। समझो बात को क्या कहना चाहता, पहले उतार लो, जिसको उतारना है कोई दिक्कत नहीं, ये लो उतार लो। समझ आ गया? जब भी आप परसेंटेज लेंगे वो सेल कंसीडरेशन का लेंगे, नॉट फॉर फिल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यही बात मैंने आपको एक बार कई मर्तबा पहले कुछ समझाई थी हाउस प्रॉपर्टी में, याद करो। हाउस प्रॉपर्टी में भी मैंने ऐसा ही कुछ समझाया था, जब भी आप परसेंटेज लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, याद आया? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 15%, 10%, 8%, आप किस परसेंटेज करते थे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कि म्युनिसिपल वैल्यू का? सर म्युनिसिपल वैल्यू का। वैसे ही यहां पर लेना है, सेल कंसीडरेशन का परसेंटेज लेना है, ना कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइट बी डिफरेंट फ्रॉम सेल कंसीडरेशन। सर कैसे? अभी तो आपने बताया कि हमेशा सेल कंसीडरेशन इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कई बार सेल कंसिडरेशन मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं होता, वो मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो जाता है। मान लो फॉर टेक एन एग्जांपल, आपने कोई चीज बेची थी 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका 1% आपने कमीशन दिया था, उसका 1% आपने कमीशन दिया था। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसकी 1.2 CR थी, 1,20,00,000। अब मुझे बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आया? जल्दी बोलो। सर ऑब्वियसली 1,20,00,000, 1.2 करोड़ या 1,20,00,000। बोलो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी?
1,20,00,000। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 1,20,00,000। अब मुझे बताओ सेल कंसिडरेशन कितना? सर एक्चुअल में सेल कंसिडरेशन तो 1 करोड़ ही है, तो 1 करोड़ का 1% लूंगा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ना कि 1,20,00,000। ऑलवेज 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 रिमेंबर। हाँ जी, इतना ही था एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। आइए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर देखते हैं। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर यही है ये तो, हाँ जी यही है, ठीक है। चलिए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का क्या मतलब है? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का मतलब है कि expenditure incurred wholly and exclusively in connection with the transfer of capital assets. Expenditure incurred wholly and exclusively in connection with the transfer of capital assets. Such expense of transfer are deductible from full value of consideration. हाँ आप इसको माइनस कर सकते हैं, करेक्ट, ओके सर। एग्जाम्पल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट, ब्रोकरेज, स्टैंप फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सपेंस, कमीशन पेड फॉर सिक्योरिंग परचेज, कॉस्ट ऑफ स्टैंप, लिटिगेशन एक्सपेंस एक्सेट्रा आप माइनस करवा सकते हैं, बट एसटीटी पेड आप माइनस नहीं करवा सकते। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी पेड ऑन परचेज और सेल ऑफ इक्विटी शेयर या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नॉट डिडक्टेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। EOMF का मतलब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। STT का मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और CG का मतलब कैपिटल गेन। ये 7th प्रोवाइजो है, ये मैं आपका करवा दूंगा बाद में, लिखना चाहो तो लिख लो। ये 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 है ये, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना इसको। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कंप्लीट। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कंप्लीट। आगे क्या आएगा? आगे आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आगे क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो हो सकता है इंडेक्सेशन अवेलेबल इफ कैपिटल एसेट्स इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मैं इंडेक्सेशन कहां कहां पर लगाऊंगा आपको भली बात ही पता है। आप इंडेक्सेशन लगाएंगे कहां कहां पर? जहां जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगी। इंडेक्सेशन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उस वैल्यू को जो कई साल पहले खरीदी थी
ध्यान देना कहां पर आया है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर करते टाइम खर्चा हुआ है, मतलब आजकल में ही हुआ होगा, सेल प्राइस आजकल का ही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत साल पहले खरीदी होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी चेंज हुई होगी, इसलिए अगर लॉन्ग टर्म है तो उसको इंडेक्सेशन की वजह से लिफ्ट कराया जाता है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, पैसा बंगला गाड़ी दिला दे, थोड़ी नहीं तो ज्यादा करा दे, ठीक, वो वाली लिफ्ट करा दे, तो इसकी कॉस्ट को लिफ्ट किया जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है इंडेक्सेशन की वजह से, जब कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑब्वियसली सेल में से माइनस करूंगा तो कैपिटल गेन मेरा कम आएगा, अगर कॉस्ट कम होगी तो मेरा कैपिटल गेन ज्यादा आएगा, बुझे? हाँ जी, चल सकते हैं आगे, बोलिए। चलिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पहले इधर 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 फोकस, फोकस इधर फोकस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब है, बात समझिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि आपने जो एसेट बेची है वो आपने कभी खरीदी होगी, हाँ सर, तो उसकी हमें लागत बता दीजिए कि आपने वो कितने में खरीदी थी, बेचनी कितने में बेची थी, तो दिक्कतें आई थी, आई थी कि नहीं आई थी, हाँ सर आई थी ना, क्या दिक्कतें आई थी सर, वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, कैश बैंक, हाँ ठीक, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर में दिक्कत आई थी सर, छोटी सी आई थी परसेंटेज वाली, ठीक। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एग्जाम में यही पे कंफ्यूज होता है बच्चा, पूरा डायग्राम समझ लेता है, इसके क्वेश्चन ऐसे मक्खन की तरह निकलते हैं फिर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखिए बात क्या है, बात यह है कि आपने जो एसेट खरीदी थी वो कितने रुपए की खरीदी थी, आपसे पूछा जाएगा, आप बोलेंगे मैंने तो ये एसेट आज से करीबन करीबन 50 साल पहले खरीदी थी, ठीक है, जितना ज्यादा लंबा समय जाता जाएगा उतना ज्यादा पास्ट में बात जाएगी, जितना ज्यादा पास्ट में बात जाएगी सबूत इकट्ठे करना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, बीच में एक कट ऑफ डेट रख लेते हैं, मतलब कि हम बात कर रहे हैं 2001 की, हम बात कर रहे हैं 2001 की, आप चेक करना कि जो वैल्यू है वो 1/4/2001 को, आपने बोला ये जो एसेट थी जो मैंने बेची है वो मैंने खरीदी थी 1987 1987 में 80 लाख रुपए में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 1987 में जाना बहुत दिक्कत वाली बात है यार, अब समझो बात को, कैसे पहुंचोगे वहां तक, वैल्यू लेकर जाओ। वो बोले यार एक काम करो, अगर आपने 1/4/2001 1/4/2001 से पहले कोई एसेट खरीदी थी तो आप कुछ मत करना, जो इतने पर आपने खरीदी थी वो वैल्यू लिख लो, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख लो, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लिख लो, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम मान लेंगे, तोड़ा गया बात।
पहले जो ये हुआ था ना, ये 81 82 जब हम सीए कर रहे थे, तो जो आज आप ये देख रहे हैं ना 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं हम कंपैरिजन के लिए, ये पहले 81 82 में होती थी, 81 82। फिर अरुण जेटली साहब, हाँ शायद वही, इसको आगे ले आए, वह 81 82 से ले आए इसको 2001 पर। पहले हम देखा करते थे 1481 की वैल्यू चेक करेंगे, अब आप लोग देखते हो 2001 की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो भी एसेट है, अगर आपने 1/4/2001 से पहले खरीदी थी, तो जो आपने खरीदी थी और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर होगी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। सर बाई चांस मान लो मैंने 1/4/2001 1/4/2001 के बाद खरीदी थी, फिर जो तुमको हो मंजूर वही बात कहेंगे, जो तुमने कहा वही कहेंगे, मतलब जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब ये कह रहे हैं ज्यादा पुरानी को फिर हम ज्यादा भाव नहीं देते, हम फिर 1/4/2001 से डिवाइड करके चलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, बोलिए। समझ गए सर? आओ फिर, समझ ही गए हो तो देखते हैं। द वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है द वैल्यू फॉर विच असेट्स वाज एक्वायर्ड बाय द एसएससी। आपने जिस वैल्यू पर वो एसेट खरीदी थी, वो वैल्यू होगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर, पॉपुलरली नोन एज कैपेक्स, for completing acquiring title of the property are includable in cost of acquisition। अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है जो कैपिटल नेचर का है, तो वही ऐड करना इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, बाकी मत करना। जैसे आपने एक फ्लोर का घर खरीदा था, आपने उस पर 2 फ्लोर और बना दी। मान लीजिए वो घर खरीदा था आपने 1992 में, आपने 2005 में एक फ्लोर और बनाया, 2018 में एक फ्लोर और बनाया, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट हो जाएंगे, बिकॉज इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? हाँ जी। या फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी है। नहीं, आप इसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इसको नहीं लेंगे। बट जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, वो प्लांट एंड मशीनरी डैमेज थी, उसके मान लो मान लो आपने कोई दूध से घी निकालने की कोई बड़ी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसकी मोटर खराब थी, मोटर जिससे वो चलती है, वो मोटर उसके लिए, जब उस मोटर ही खराब हो गई, वो चलेगी कैसे? वो नहीं चल सकती। अब उसमें मोटर डलवाओगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी मशीन की। हाँ सर, तो ये हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप उस मशीन को ऐसे ही तो नहीं खरीदोगे, आपने वो मोटर लगवानी पड़ेगी, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगा। मान लीजिए वो जो फुल मशीनरी थी, वो मान लीजिए 5 लाख रुपए की थी, और जो उसमें मोटर डली वो 5,000 रुपए की डली, तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो कितना होगा? 5,05,000 रुपए। जो फ्लोर वाला मैंने एग्जांपल दिया था वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आएगा, यहां पर नहीं। Any revenue expenditure incurred will not form part of acquisition। जैसे उस मशीन को वहां तक मान लो उस पर कोई छोटा मोटा खर्च करा दिया, उसको धुलवा दिया, ये जो छोटे मोटे खर्चे, उसकी सफाई करवा दी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं करेंगे। बरोबर? बरोबर सर। Amount paid for discharge of mortgage is a part of cost of acquisition if mortgage was not created by transferor। जो उसको ट्रांसफर कर रहा है, अगर उसने मोर्गेज लोन वगैरह नहीं लिया था, किसी और ने, पिछले वाले ओनर ने ले रखा था और वो आपने क्लियर कर दिया,
तो वो उसकी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा जो आपने इंटरेस्ट वगैरह पे किया होगा। कैपिटल असेट्स हैज बीन सेल्फ जनरेटेड, अगर आपकी कैपिटल असेट्स सेल्फ जनरेटेड है तो आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे नील। सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ बीसी श्रीनिवास शेट्टी। स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्री, अपने आप जो पेड़ उगते हैं वो आपने काट कर बेच दिए जंगल से अपने आप, तो कैपिटल असेट्स हैज बीन जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड, उस पर कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी शून्य, नील। पेड़ जंगल में अपने आप पेड़ उग गए, वो आपने काट के बेच दिए, आप बोलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतनी थी, नहीं, किस बात की, अपने आप वो खेती हुई थी। हाँ जी बोलिए। Option to take fair market value as on 1/4/2001 as cost of acquisition if capital assets acquired before 1/4/2001, अगर आपने capital assets acquire कर रखी है before 1/4/2001 तो cost of acquisition और fair market value of the date as on 1/4/2001 whichever is higher आप लेंगे। इन केस ऑफ ए लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और fair market value of the assets as on 1/4/2001 or stamp duty value as on 1/4/2001 whichever is higher, wait, whichever is lower, ये वाला कंडीशन लगेगी। मतलब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कैसे होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी थी 1/4/2001 से पहले, उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखनी है और आपको दो बातें और लिखनी है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द 1/4/2001 और फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4, फिर इन दोनों में से लोअर सेलेक्ट करना है और फिर जो भी फिगर आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हायर सेलेक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि लिख लो इस बात को, फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लिखो इस बात को, अपने आप आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा नहीं हो सकती स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। पता क्या, मैं डेली सोचता हूँ आप लोगों का टाइमिंग बढ़ा दूं, पर ये जो अब कैपिटल गेन आज मैंने पढ़ाया, मुझे पता है ये बहुत हैवी कॉन्सेप्ट्स, ये धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में स्लोली जाते। मैं एकदम से ज्यादा पढ़ा दूंगा, आज मान लो मैंने 3 घंटे पढ़ा दिया, आप कहोगे मास्टर जी पढ़ा के निकल गए, अपनी क्लास कंप्लीट करा दी, यहाँ बुद्धि में कुछ नहीं घुसा। तो फिर मुझे आप लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, अब चाहकर भी मैं टाइम नहीं बढ़ा पाता। आज करेंगे 2 घंटा 20 मिनट 25 मिनट तक जाएंगे, इतना ही करवाऊंगा जितना आप लोगों को डाइजेस्ट हो सके, 3 घंटे पे नहीं जा रहा आज। वही है ना यार, भाग भाग के सिलेबस भी किया तो क्या फायदा, जितना किया उतना 100% किया वही डेफिनेट। मान लो 80% आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़कर गए एग्जाम में, आपने 80% लेकिन ऐसा शिद्दत के साथ पढ़ा, आपके उसमें से 60 मार्क्स आ गए और आप 100% कंप्लीट करके गए हैं, उसमें से 50 भी ना लाए, फिर फायदा क्या। तो हमेशा मास्टर जी थे जो हमारे पूजनीय, मतलब पहले मास्टर जी थे, अब जिंदा है वैसे तो, अब पढ़ाते नहीं, तो वो ये कहते हैं कि बेटा 80 का पढ़ के जाओ, बट फिर 80 का ऐसे पढ़ के जाना कि 100 कंप्लीट करो उसमें, मतलब 80 का 80 कंप्लीट करके अच्छे से, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम कम हो गया। बात समझो, दूसरा बच्चा 100 मार्क्स का लिखेगा, तुम 80 का लिखोगे सिर्फ, तो 20 मार्क्स का तो तुमने वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन तुम 80 का वैसा लिखोगे एकदम टॉप क्लास, वो तब आता है वो वाला प्रोविजन।
फॉर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? टेंजिबल के लिए ऑलरेडी टोल्ड यू, टेंजिबल के लिए ऑलरेडी टोल्ड यू, इनटेंजिबल के लिए लिखवा देता हूं। हमेशा हमेशा इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही मेरी क्या रहेगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने पर एक्वायर करेंगे वही रहेगी। दैट मीन्स फेयर मार्केट वैल्यू, दैट मीन्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन नॉट अवेलेबल। और अगर सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स है तो, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स है तो नील, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? नील।
चले आइए, आइए आपका इंतजार था। देखिए जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का मतलब क्या है? गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एक्सेट्रा, दैट मींस इंटेंजिबल एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो नील, और अगर परचेज्ड है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही, दैट मींस मेरा परचेज प्राइस ही मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किस किस एसेट्स में? गुडविल ऑफ अ बिजनेस, प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन, लूम आवर्स, स्टेज कैरेज परमिट मतलब रूट्स परमिट, स्टेज कैरेज परमिट कई बार बेचे जाते हैं। ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ अबव एसेट्स। मैंने ऑलरेडी मना कर दिया था आपको कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन नॉट अवेलेबल ऑन 1/4/2001। कैपिटल गेन ऑन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ध्यान देना जी, कैपिटल गेन ऑन सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन नॉट चार्जेबल टू टैक्स अप टू असेसमेंट ईयर 2021। इसके बाद ये चार्जेबल हो गया था। In case of a goodwill of business, whether self-generated or purchased, cost of improvement will always be nil. ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ऊपर किसकी बात कर रही है? कैपिटल गेन ऑन सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे मैं, ये सेल्फ जनरेटेड, टैक्स टारगेट, वी आर द फ्यूचर, ये सेल्फ जनरेटेड है, ब्रांड नेम है, गुडविल है, इसकी मार्केट में कुछ गुडविल है। अगर वो मैं बेचता हूं जो मेरा सेल्फ जनरेटेड है, तो जो उस पर कैपिटल गेन आएगा वो अब टैक्सेबल होगा। वो एग्जेम्प्ट था, वो नॉट चार्जेबल टू टैक्स था अप टू असेसमेंट ईयर 2021 तक। ये किसकी बात हो रही है? प्रोफेशन की। आई एम प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर बिजनेस की गुडविल की बात करूं, इफ इन केस ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस आइदर सेल्फ जनरेटेड या फिर गुडविल परचेज आपने की, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होती उसमें, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेनी है? निल। In case of a goodwill of a business or profession, depreciation has been claimed in any previous year up to a previous year 1920. Cost of acquisition shall be the amount of purchase price reduced by depreciation claimed. जो आप depreciation already claim कर चुके हैं, आप उसमें से reduce कर देंगे। ठीक है जी, ये सारी assets आपकी यहां पर कवर होकर चलेंगी। Yes or no? हाँ जी, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, छोटे छोटे पॉइंट्स, हल्के हल्के पॉइंट्स करवा दे रहा हूँ, दिमाग में आराम से जाएंगे तुम्हारी, चिंता ना करो अब तुम। आइए जी, बात कर लेते हैं इंडेक्सेशन की एक बार फिर से, दोबारा से इंडेक्सेशन फिर घूम के आया मेरे पास। हाँ जी, बात कर लेते हैं एक बार इंडेक्सेशन की। इंडेक्सेशन का क्या कॉन्सेप्ट है आने का, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भैया। उस दिन की वैल्यू उस दिन के इक्वल लेकर आनी होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं वही है। इंडेक्सेशन कहाँ कहाँ लगेगा? सेल में मत लगा दियो, एक्सपेंसेस जो ट्रांसफर और एक्सपेंसेस ट्रांसफर के उसमें मत लगा दियो।
दो जगह इंडेक्सेशन लगाना है, कहां पर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में, उसके अलावा कहीं इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। कहां कहां लगेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंडेक्सेशन। वाई इंडेक्सेशन, ये आप खुद से एक बार पढ़ेंगे, क्यों इंडेक्सेशन क्यों लगाया जाता है, ऑलरेडी टोल्ड यू। मीनिंग एज पर सेक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी इंक्रीज्ड, मैंने बोला था इंडेक्सेशन की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, बाय अप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। once the CII is applied it becomes index cost of acquisition। अगर आप इंडेक्सेशन नहीं लगाते तो वो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अगर आप इंडेक्सेशन नहीं लगाते तो वो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन आप जब इंडेक्सेशन लगा देते हैं तो वो उसका नामकरण हो जाता है। नामकरण का मतलब यही नहीं है कि करण का नाम ही करण नामकरण रख दो, उसका मतलब है कि उसका अब नाम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा, उसका अब नाम होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ठीक है जी। स्टेप टू कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फाइंड आउट द टाइप ऑफ, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगता कैसे है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर इन विच असेट्स वाज फर्स्ट हेल्ड बाय SSC। अभी इसको ऐसे ही देख लो एक बार, मैं इसको प्रैक्टिकली लिखवाऊंगा, करवाऊंगा। ये आपको CII आपको याद रखना है, ये वाला और ये वाला, दो आपको याद रहने चाहिए। ये तो बेसिस है, बेस तो हमेशा 100 होता है, और ये आपको 348 बाय लर्न हर्ट दिमाग से याद होना चाहिए। इंडेक्सेशन पता चला, इंडेक्सेशन क्यों लगता है, कहां लगता है, किस लिए लगता है, अभी मोटा मोटी देख रहे, बस हाई हेलो कर रहे हैं, अभी नहीं देख रहे, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल नहीं कर रहे, कैसे लगाया जाता है, प्रैक्टिकली कैसे निकलेगा, ये मैंने बस आपको बताकर छोड़ दिया, सिंपल। इसको प्रैक्टिकली करवाऊंगा तब समझेंगे। एक छोटा सा पॉइंट, कई बार थ्योरी क्वेश्चन बना देते हैं इस चीज का। नो इंडेक्सेशन इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस, दैट मींस इवन इफ असेट्स इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, बेशक आपकी असेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है, बट हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भैया, हर चीज के पीछे रीजन होता है, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। हाँ जी, हम आपको रीजन बताएंगे ना, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, बाद में देखेंगे चार्ट को। सबसे पहले डेप्रिशिएबल एसेट्स, वो कह रहे हैं हम डेप्रिशिएबल एसेट पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। मैंने पूछा क्यों नहीं दोगे भाई, उसने बताया क्योंकि आप देखो, आप मान लो आज से 8 साल पहले कोई एसेट लेकर आए थे, उस पर हर साल डेप्रिशिएशन चार्ज करते आ रहे हो, टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम। अब आप बताओ, वो आज की वैल्यू पर ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे ये रिमोट, हाँ जी, ये रिमोट मान लो मैंने आज से 10 साल पहले खरीदा था, मैं इस पर हर साल डेप्रिशिएशन लगा रहा हूं, वियर एंड टीयर, तो ये आज से मान लो 1000 रुपए का आया था, आज से 10 साल पहले, आज इसकी वैल्यू डेप्रिशिएशन लगने के बाद 150 रुपए रह गई है। आफ्टर डेप्रिशिएशन ये मेरी बुक्स में कितने का खड़ा है, 150 रुपए का। हाँ जी, ये मेरी बुक्स में कितने का खड़ा है, 150 रुपए का, 150 रुपीज। तो मुझे बताओ, 1000 रुपए की चीज ऑलरेडी आज अपनी मार्केट वैल्यू पर है, क्योंकि इसकी अगर मैं आज इसको मार्केट में बेचूंगा ये 150 का ही बिकेगा। क्यों, क्योंकि ये पुराना हो चुका है, थोड़ा बहुत क्रैक वरैक भी आ गया है, कहीं कहीं से कलर फेड भी हो गया है, एक दो बटन भी निकल गए हैं। तो इसीलिए इंडेक्सेशन होता क्या है, बस ध्यान रखो, बेस, किसी बिल्डिंग का बेस क्या होता है, उसकी नींव, वो ध्यान रखो। इंडेक्सेशन का मतलब किसी भी चीज को उसको आज की वैल्यू पर लेकर आना। भैया ये तो ऑलरेडी आज की वैल्यू पर है, डेप्रिसिएशन लगाकर फिर इंडेक्सेशन क्यों दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक, दूसरा जो है वो है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पर। वो कह रहे बॉन्ड्स और डिबेंचर पर मैं इंडेक्सेशन नहीं देता। मत दे, मत दे, क्यों नहीं दे रहा, सही नहीं दे रहा। बॉन्ड्स आज से 70 साल पहले भी 100 रुपए का था, आज भी 100 रुपए का है, आज के 20 साल बाद भी 100 रुपए का होगा, उसकी वैल्यू में ही चेंज नहीं आता। भैया जिसकी वैल्यू में ही चेंज नहीं आ रहा उस पर इंडेक्सेशन लगाऊं क्या। आज बॉन्ड मान लो मेरे पास किसी भी रिलायंस के बॉन्ड्स रखे हैं,
मैंने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा था, वो आज भी 100 रुपए का ही होगा, उसकी वैल्यू चेंज थोड़ी होती। बॉन्ड की वैल्यू कहाँ चेंज होती, शेयर्स की वैल्यू चेंज होती है, रिमेंबर, बॉन्ड्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक, उसके बाद इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब होता है लमसम सेल, मतलब आप एक एक करके एसेट नहीं बेच रहे हो, आपने पूरी यूनिट बेच दी। बिग बाजार का स्लम सेल हुआ था, पूरी बिग बाजार एक साथ बिक गई। रिलायंस ने मान लो खरीद ली पूरी बिग बाजार, पूरी बिग बाजार जितनी भी चेन है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। अब तुम्हें लगता है मुकेश अंबानी जाएगा देखेगा, हाँ जी दिल्ली में 70 बिग बाजार है, पहले मैं रोहिणी वाले बिग बाजार में जाता हूँ, वहां पर मेज कितने की, उसकी कैपिटल एसेट्स की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा रैक्स कितने के, फर्नीचर कितने के, लैपटॉप कितने के, एसी कितने के, फिर मैं उत्तम नगर वाले बिग बाजार जाता हूँ, ऐसे करके दिल्ली में 70, इंडिया में 70,000, कहां से वैल्यू निकालोगे। उन्होंने बोला यार नो इंडेक्सेशन, सीधा एक साथ बेच दो, लमसम, लमसम सेल, स्लम सेल पर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी, खुल जा भाई। अगला क्या है, डेप्रिशिएबल डिबेंचर डिप जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड की तो कहानी अलग है, जीरो कूपन बॉन्ड की तो कहानी अलग है। जीरो कूपन बॉन्ड, चलो आज इसको आज ना डिस्कस करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस ऐसे ही रख लो। शेयर डिबेंचर एक्वायर्ड, मुझे पता है ये लंबा टॉपिक खिंच जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड का, और फिर आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, कंटेंट दिमाग में बहुत चला गया। शेयर डिबेंचर एक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी इन इंडियन कंपनी, ध्यान देना, शेयर डिबेंचर एक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी इन इंडियन कंपनी, इंडिया की कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर एक्वायर किए हैं बाहर किसी बैठे बंदे ने फॉरेन करेंसी। हुआ क्या था, ये चालबाजी थी मनमोहन सिंह की, ये चालबाजी थी मनमोहन सिंह जी की, हाँ तो कहा था मैं, ये चालबाजी थी मनमोहन सिंह जी की। इसमें हुआ क्या था कि इनको, इनका जब टैक्स रेट बढ़ाया गया ना कैपिटल गेन का, हाँ जी, तो इनका भी जब टैक्स बढ़ाया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो ये उछल के जाने लग गए, बोले जी हम नहीं रुकेंगे इंडिया में। क्यों नहीं रुकोगे, अरे आप लोग हमसे ना ज्यादा टैक्स रेट चार्ज कर रहे हो। बोले ठीक है काम करते, तुम्हारा टैक्स रेट डाउन कर देते। एक तरफ टैक्स रेट डाउन कर दिया, दूसरी तरफ इनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया। मैंने क्या बताया था, इंडेक्सेशन विल इंक्रीज द कॉस्ट, अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी प्रॉफिट तो अपने आप कम हो जाएगा। इनको बोला हम तुम्हें इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही नहीं दे रहे, वहीं के वहीं आ गए। बोले ठीक, इनको लगा अरे कितने समझदारी का काम है, टैक्स रेट तो कम है हमारा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ जी, बात समझ आई, हाँ जी समझ आ गई। चलो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स 112A, 112A पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, शेयर्स वाला, शेयर्स पर एसटीटी पे किया जाता है, 112A पर 112A अलग से इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, दो चीजें बाकी मैंने आपको बता दिया है, डिवेंचर बता दिया, स्लम सेल बता दिया, डेप्रिसिएशन बता दिया, शेयर डिवेंचर बता दिया, इन पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो जब भी आप प्रैक्टिकली सॉल्व करें तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर ये एसेट्स आपको दिखी आप इन पर इंडेक्सेशन नहीं लोगे। ठीक है, थ्योरी में अगर आपसे पूछ ले कि वे कौन कौन सी एसेट्स हैं जिस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो आप चुपचाप ये वाली चीजें लिख कर आएंगे, ये सारे के सारे डिबेंचर्स, जीरो कूपन बॉन्ड, स्लम सेल, डेप्रिशिएबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, 112A वाला, ये सारी की सारी चीजें आप नोट डाउन करके आएंगे। ठीक है जी, बोलिए बोलिए जनाब बोलिए। हाँ सर ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्सेशन इसमें भी लगेगा, मैंने बताया इंडेक्सेशन सिर्फ दो चीजों में लगता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में। इम्प्रूवमेंट का मतलब आपने उस एसेट्स की इम्प्रूवमेंट की है, जैसे
मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया था, आपने वो पार्ट चेंज करवा दिया, उससे मशीन अच्छे से चलने लगी, अच्छे से काम करने लगी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। या फिर आपने कोई फ्लैट खरीदा था, मैंने एग्जांपल, आपने कोई एक फ्लोर की जमीन खरीदी थी, एक फ्लोर बना हुआ था, आपने उस पर 2 फ्लोर और बना दिए, इंप्रूवमेंट की है उसमें, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्सेशन लगाना है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो आप इंडेक्सेशन लगाएंगे इंप्रूवमेंट में भी, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, एज सिंपल एज दैट। बैटरी हमारी डाउन हो गई, हमारी नहीं, आईपैड की। कहाँ गया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान देना जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred in making any addition or improvement project protect capital assets. Routine expenditure on repair or maintenance will not include cost of improvement. Routine expenditure नहीं, revenue expenditure नहीं, capital nature के खर्चे, और capital nature के खर्चे ही cost of acquisition में ऐड करवाए थे। तो cost of acquisition, cost of improvement दोनों में कैपिटल नेचर के खर्चे ही ऐड होंगे, रेवेन्यू नेचर के नहीं होंगे। कई बार वो पूरा क्वेश्चन बना देगा और उसमें चुपके से 2 लाइनें डाल देता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में रेवेन्यू खर्चा इतना हो गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में रेवेन्यू खर्चा इतना हो गया, बच्चे को पता ही नहीं चलता क्या हो गया, वो ऐड करवा देता है, जबकि वो दोनों ऐड नहीं होते। चलो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देखते हैं। गुडविल ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल, राइट टू मैन्युफैक्चर निल, पेटेंट कॉपीराइट निल, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसिडर ओनली इफ इनकर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, बिफोर 1/4/2001 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लेनी। क्यों? कोई बच्चा बता सकता है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया होगा इसने? लॉ मेकर ने ये लाइन क्यों लिखी कि 1/4/2001 या उससे पहले, सॉरी 1/4/2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप निल लेंगे? क्योंकि उसने आपको ऑप्शन दिया कि आप 1/4/2001 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। दैट मींस अगर आपने वहां की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू में आ गया होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ही इतनी है। मान लो कोई 1985 में आपने फ्लैट खरीदा था 1 फ्लोर, कोई भी जमीन के साथ 1 फ्लोर का, आपने फिर क्या किया, उस पर 2 फ्लोर और बना दिए, तो जो 1/4/2001 है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तीनों फ्लोर की तो आएगी, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो 0 हो जाएगा, ऑलरेडी आ गई उसमें फेयर मार्केट वैल्यू में। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बाय प्रीवियस ओनर कंसीडर्ड इफ इनकर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, अगर इसके बाद खरीदेगा। प्रीवियस ओनर का मतलब क्या है? प्रीवियस ओनर का मतलब है कि आपको कोई चीज गिफ्ट में मिली थी। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में कराऊंगा, ये लाइन आ गई थी इसलिए थोड़ा सा समझा के छोड़ रहा हूं। कोई भी चीज आपको गिफ्ट में मिली थी, आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? निल। क्या है? निल। तो आप जब भी उस एसेट को बेचेंगे, जब भी आप उस एसेट को बेचेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर मुझे तो फ्री में मिली थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या 0 लोगे क्या? पिछले ओनर की, प्रीवियस ओनर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी पिछले ओनर का लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी पिछले ओनर की, दोनों एक्विजिशन भी और इंप्रूवमेंट भी। ये गिफ्ट वाले केस में होता है, गिफ्ट वाले केस में होता है। इंडेक्सेशन में हाँ जी साहब दे दिया, इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स टेक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इफ एसेट इज शॉर्ट टर्म विदाउट इंडेक्सेशन। year in which improvement is done not relevant, year in which improvement is done in the asset is not relevant, किस साल में इंप्रूवमेंट हुआ ये आपका बिल्कुल रेलिवेंट नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, इसको हम अगली बार अगली क्लास में दैट मींस डील करेंगे। आज फॉर्मूले वगैरह में कुछ नहीं लिखवा रहा, सिंपली मैं बस आपको रीड करवा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं पूरी की पूरी कैपिटल गेन कॉन्सेप्चुअली, कि भाई क्यों, क्या, किस लिए, कैसे ये चीजें आई थी कैपिटल गेन में, कहां से आई थी, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट नोट डाउन है इसमें, छोटे से छोटा पॉइंट नोट डाउन है। हाँ जी बोलिए। चलें फिर, आज के लिए इतना ही रखें? हाँ सर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा, आज मेरा भी फास्ट है। आपसे मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल। कल हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पोर्शन बचा है बेसिक वाला, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन बनाए। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय, टेक केयर।